हेलो जी, माई सेल्फ सेजल। तो स्वागत है आप सभी का सेल के लेक्चर नंबर 3 में, जहां हम डिस्कस करेंगे यूकैरियोटिक सेल के बारे में। यूकैरियोटिक सेल जिसमें वेल डेवलप्ड सेल ऑर्गेनेलीज प्रेजेंट होते हैं, और उस यूकैरियोटिक सेल के अंदर जो डिफरेंट डिफरेंट सेल ऑर्गेनेलीज प्रेजेंट होते हैं उसके बारे में हम पढ़ेंगे। आज जो लेक्चर रहेगा उसमें डेडिकेटेडली हम पढ़ेंगे न्यूक्लियस के बारे में। न्यूक्लियस जो कि डबल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर होता है और यूकैरियोटिक सेल का सबसे इम्पोर्टेंट हिस्सा होता है। फिर चाहे वो यूकैरियोटिक सेल हो या प्रोकैरियोटिक सेल हो, दोनों का ही सबसे इम्पोर्टेंट हिस्सा अगर कोई होता है तो वो होता है न्यूक्लियस। अब अपन कहेंगे कि भाई प्रोकैरियोटिक सेल में तो न्यूक्लियस था ही नहीं। हाँ जी, प्रोकैरियोटिक सेल में न्यूक्लियस नहीं था, लेकिन न्यूक्लियस के जैसा स्ट्रक्चर था न्यूक्लियोइड, जिसके अंदर प्रेजेंट होता है जेनेटिक मटेरियल। बिल्कुल वैसे ही जैसे यूकैरियोटिक सेल के न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होता है जेनेटिक मटेरियल। तो अब अपन बात करते हैं कि ये एक यूकैरियोटिक सेल है। इसकी हम नेमिंग देख लेते हैं। सबसे पहले अगर ये एक यूकैरियोटिक सेल है तो इसके अंदर सबसे पहले आपको यहाँ पर जो दिख रहा है वो है न्यूक्लियस, जिसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। ये जो येलो वाला स्ट्रक्चर दिख रहा है आपको, ये हो जाएगा साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म ये जो सबसे बाहर है ये हो जाएगी सेल। मैं शॉर्ट में लिख दे रही हूं सेल मेम्ब्रेन। अब क्या सेल वॉल नहीं होगी? होगी। वो अलग अलग कंडीशन पर डिपेंड करेगी। बहुत से यूकैरियोटिक सेल ऐसे भी होती हैं जिनके पास सेल वॉल अवेलेबल होती हैं, लेकिन बहुत सारे सेल यानी कि मेजरली अपन एनिमल जो किंगडम होता है उसकी बात करें तो उसमें मेजरली यूकैरियोटिक सेल के अंदर कोई भी सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होती है। उसके बाद ये जो छोटा सा स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है ये हो जाएगा लाइसोसोम। उसके बाद में ये जो रेड कलर का आपको दिखाई दे रहा है, बिल्कुल ये वाला न्यूक्लियस के पास ये हो जाएगा ईआर बोले तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब ये जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होती है ना, ये भी अगेन दो टाइप की होती हैं, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब इन दोनों का क्या फंक्शन होता है तो वो हम देखेंगे आने वाले अगले लेक्चर्स के अंदर। ये वाला जो रेड स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रहा है जो कि डबल मेम्ब्रेन दिखाई दे रहा है, अगर आपको कुछ भी नहीं आता है ना साइंस में तो ये तो पक्का आता है, हर किसी के रटा हुआ होता है। हाउस ऑफ सेल विच इज माइटोकॉन्ड्रिया। ओके, माइटोकॉन्ड्रिया के बाद ये जो ग्रीन कलर के बिल्कुल ईआर से रूट करके बैठे हैं, बिल्कुल ईआर से जो रूट करके बैठे हैं ना, ये हो जाएगा गोल्जी बॉडीज। अब मैं छोटे से स्पेस में इतने सारे नाम नहीं लिख पा रही हूँ, इसीलिए आपको शॉर्ट में बता रही हूँ, जीबी यानी कि गोल्जी बॉडीज। और उसके बाद में जो लास्ट में है ना ये हो जाएंगे वैक्यूल्स। देखो वैक्यूल की स्पेलिंग गलत हो जाए तो मुझे माफ कर देना, क्योंकि स्पेलिंग में मेरा हाथ ढीला है। लगभग तो सही लग रही है स्पेलिंग, ठीक है। तो ये हो गया अपना सेल कौन सा? यूकैरियोटिक सेल। अब आपको ये जो यूकैरियोटिक सेल दिख रहा है ना, इसके अंदर ये जो येलो कलर का न्यूक्लियस दिख रहा है, इसको अपन इनलार्ज करके पढ़ते हैं, ठीक। ओके, तो पीछे जब हम सेल ऑर्गेनेलीज की बात कर रहे थे, हमने एक डायग्राम के अंदर सारे के सारे सेल ऑर्गेनेलीज देखे थे, उसको हम डिफरेंट तरीके से देख लेते हैं। डिफरेंट तरीके से कैसे? डिफरेंट तरीके का ये मतलब है कि ये जितने भी सेल ऑर्गेनेलीज थे ना, ये 3 पार्ट में बटे हुए हैं। एक हो जाता है डबल मेम्ब्रेन, दूसरा हो जाता है सिंगल मेम्ब्रेन, और तीसरा हो जाता है नॉन मेम्ब्रेन बाउंड, ठीक है। तो सबसे पहले अपन डबल मेम्ब्रेन बाउंड वाले सेल ऑर्गेनेलीज देख लेते हैं। सबसे पहला ही नाम है न्यूक्लियस का, उसके बाद में आ जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया, और अगर ये यूकैरियोटिक सेल प्लांट सेल है तो उसमें आ जाएगा क्लोरोप्लास्ट, ठीक है। उसके बाद अपन बात करेंगे सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर्स की, तो इसमें सबसे पहले आ जाता है वही अपना गोल्जी बॉडीज, उसके बाद में ईआर यानी कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, उसके बाद में वैक्यूल्स, और उसके बाद में लाइसोसोम।
ये सभी के सभी सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर होते हैं। और लास्ट में आ जाते हैं नॉन मेम्ब्रेन बाउंड, जैसे कि राइबोसोम, जैसे कि न्यूक्लियोलस। न्यूक्लियस अलग है और न्यूक्लियोलस अलग है। तो राइबोसोम हो गया, न्यूक्लियोलस हो गया, साइटोस्केलेटन मतलब कि सेल का जो स्केलेटन होता है ना उसे अपन साइटोस्केलेटन बोल देते हैं। जैसे कि अपनी बॉडी का ये जो स्ट्रक्चर अपन को दिख रहा है, इसको एज इट इज रखने के लिए, स्ट्रक्चर एज इट इज दिखे, ये ऐसे ऐसे बोरे की तरह ना घिरे, उसको एकदम स्थिर रखने के लिए जो अंदर वाली चीजें होती है उसको अपन स्केलेटन बोल देते हैं। ठीक है, संरचना, ढांचा जो बोलते हैं। तो वही उसी टाइप का जो सेल का जो ढांचा बनाएगा ना उसे अपन बोल देंगे साइटोस्केलेटन। तो वो भी कैसा होता है, नॉन मेम्ब्रेन बाउंड होता है। और लास्ट में आ जाता है सेंट्रियोल। अब ये जो सेंट्रियोल होता है ये सिर्फ और सिर्फ एनिमल सेल में होता है, प्लांट सेल में सेंट्रियोल प्रेजेंट नहीं होता है। ठीक है, अब अपन आगे चलेंगे न्यूक्लियस पर। ओके, तो जो न्यूक्लियस होता है उसके बेसिकली होते हैं 4 पार्ट। 4 पार्ट कैसे? क्या न्यूक्लियस के अंदर और डिवीजन हो रखा है? नहीं, न्यूक्लियस के अंदर और कोई डिवीजन नहीं हो रखा है। न्यूक्लियस के अंदर जो जो चीजें अपन पढ़ने वाले हैं उसको अपन ने 4 चीजों में कैटेगराइज कर दिया, क्योंकि सबसे बड़ा और सबसे लेंथी सेल ऑर्गेनेलिज अपन कह सकते हैं कि यही है। क्योंकि देखो न्यूक्लियस जो होता है ना इसमें अपन को 4 चीजें पढ़नी है। सबसे पहले अपन को पढ़नी है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन को अलग से क्यों पढ़ना है? क्योंकि पहली बात तो ये होती है डबल मेम्ब्रेन। अब इसके बीच में कोई स्पेस होगा। अब क्या होता है कि ये जो कंटिन्यू नहीं होती है, ये जो मेम्ब्रेन होती है ना ये कंटिन्यूअस नहीं बनती है, बीच बीच में गैप होता है, तो वो भी अपन इसमें देखेंगे। उसके बाद अपन पढ़ेंगे न्यूक्लियोप्लाज्म के बारे में, फिर अपन पढ़ेंगे न्यूक्लियोलस के बारे में। ठीक है, और लास्ट में अपन पढ़ लेंगे क्रोमेटिन के बारे में। तो सबसे पहले अपन देख लेते हैं कि भाई न्यूक्लियस का जो स्ट्रक्चर होता है ना वो कैसा होता है। तो न्यूक्लियस का जो स्ट्रक्चर होगा वो कुछ इस तरीके का होगा कि ये जो इसकी न्यूक्लियस की ये जो वॉल है ना जिसे अब मैं मार्क कर रही हूँ, तो न्यूक्लियस की जो मेम्ब्रेन होती है वो डबल मेम्ब्रेन बाउंड होता है न्यूक्लियस। ठीक है, डबल मेम्ब्रेन बाउंड होगा। अब क्या होता है कि बीच बीच में ये जो न्यूक्लियस की मेम्ब्रेन है ना ये ऐसे फ्यूज कर जाती है। न्यूक्लियस की जो दोनों मेम्ब्रेन है वो जगह जगह पर फ्यूज कर जाती हैं, जिस वजह से इनके बीच में बन जाता है ये कुछ इस तरीके का गैप। ये जो गैप है इसे अपन बोलते हैं न्यूक्लियर पोर। क्या बोलते हैं? न्यूक्लियर पोर। न्यूक्लियर पोर बोलते हैं, फिर न्यूक्लियो पोर बोल दो, एक ही बात है। ठीक है, ये गैप बन जाता है। अब क्या होता है कि ये गैप तो बन ही गया है, अब ये गैप क्यों बना है वो अपन आगे देखेंगे। और उसके बाद में ये जो दोनों मेम्ब्रेन होती है ना इसके बीच में ये जो मैंने स्काई ब्लू कलर से जो मार्क किया है, ये अंदर वाला जो स्पेस होता है उसे अपन बोल देते हैं पेरी न्यूक्लियर स्पेस। क्या बोल देंगे? पेरी न्यूक्लियर स्पेस। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के बीच में प्रेजेंट स्पेस को अपन क्या बोल देंगे? पेरी न्यूक्लियर स्पेस। उसके बाद में ये जो डीएनए है ना, ये जो डीएनए का जो धागा इधर उधर ऐसे फैल रखा है उसे ही अपन बोल रहे हैं क्रोमेटिन। क्या इस क्रोमेटिन को अपन और भी कुछ बोल सकते हैं? हाँ जी, जब क्रोमेटिन जो है वो कंडेंस हो जाएगा तो उसे अपन बोलेंगे क्रोमोसोम। तो फिर अपन इसको क्रोमेटिन क्यों बोल रहे हैं? अब क्रोमेटिन और क्रोमोसोम में क्या अंतर है ये जानने के लिए जुड़े रहिए हमसे। आपको वीडियो के अंत तक पता चल जाएगा कि क्रोमेटिन और क्रोमोसोम में क्या अंतर है। अपन ने यहाँ पर क्रोमेटिन क्यों लिखा है, क्रोमोसोम क्यों नहीं लिखा, या फिर डीएनए क्यों नहीं लिखा, तो वो सारी चीजें आपको बाद में पता चल जाएगी। अभी के लिए आप मान सकते हैं कि तीनों एक ही बात है। ठीक है, तो ये हो जाएगा इसका क्रोमेटिन। उसके बाद में न्यूक्लियस के अंदर जो लिक्विड पार्ट प्रेजेंट होगा ना उसे अपन बोलेंगे न्यूक्लियोप्लाज्म। उसके बाद में ये जो पोर्स बने हैं इसको बोल देंगे न्यूक्लियर पोर। और ये जो डीएनए जो क्रोमेटिन है ना, क्रोमेटिन के यहाँ पर एक डेंस स्ट्रक्चर होगा। क्रोमेटिन का ही एक ऐसा हिस्सा जो कि थोड़ा सा डेंस होता है, जो कि सबसे ज्यादा आरएनए का फॉर्मेशन करता है, उस स्ट्रक्चर को अपन बोल देते हैं न्यूक्लियोलस। अब अगर आरएनए का सिंथेसिस हो रहा है तो आरएनए भी अंदर ही बनेगा, तो यहाँ पर कहीं पर आरएनए भी फॉर्म होता है। तो ये था न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर। ठीक है, ओके, तो अब अपन आगे डिस्कस करते हैं कुछ ऐसे एनसीईआरटी के पॉइंट जो आपको पता होने चाहिए। मतलब वैसे अपन को ये जनरल चीजें पता होती हैं, लेकिन जब अपन एग्जाम में ऐसी लाइंस को देखते हैं ना तो अपने माइंड से तो स्किप हो जाती है। अपन को लगता है कि यार ऐसा लिखा हुआ था या नहीं लिखा हुआ था। तो मैं आपको बता देती हूँ कि ऐसा एनसीईआरटी में लिखा हुआ है। वो कौन कौन से पॉइंट है वो अपन देख लेते हैं। सबसे पहले कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कीप्स सेपरेट टू द न्यूक्लियोप्लाज्म एंड साइटोप्लाज्म। तो ऑब्वियसली इतनी बात तो हर कोई समझता है कि भाई जो साइटोप्लाज्म है यानी कि सेल के अंदर वाला जो लिक्विड पार्ट है वो, और न्यूक्लियस के अंदर वाला जो लिक्विड पार्ट है उसको कौन अलग करेगा?
न्यूक्लियस की मेम्ब्रेन, तो बस उतनी ही ये बात लिखी हुई है। तो ये पहली बात तो आई थिंक अपन को बहुत अच्छे से समझ में आ चुकी है। दूसरी बात बोल रही है कि न्यूक्लियर पोर फॉर्म्ड बाय फ्यूजन ऑफ बोथ मेम्ब्रेन्स, यानी कि न्यूक्लियस की जो दोनों मेम्ब्रेन जब फ्यूज कर जाती हैं। अब कोई चीज है ऐसे, जैसे कि मान लो कि ये कंटिन्यू एक न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बनी हुई है। अब मान लो कि ये ऊपर वाली मेम्ब्रेन और ये नीचे वाली मेम्ब्रेन ऐसे फ्यूज कर गई और ये भी ऐसे फ्यूज कर गई, तो क्या ऑटोमेटिकली बीच में एक पोर जैसा नहीं बन जाएगा, एक रास्ता नहीं बन जाएगा? तो बस वही हो जाएगा अपना न्यूक्लियर पोर। उसके बाद में अपन बात करते हैं कि दीज न्यूक्लियर पोर अलाउज बाई डायरेक्शनल फ्लो ऑफ आरएनए एंड प्रोटीन, यानी कि ये जो न्यूक्लियर पोर बने हैं ना, ये क्यों बने हैं? ताकि अंदर में जो आरएनए बन रहा है वो, और फिर आरएनए से बाहर में प्रोटीन बनता है। जब आरएनए बाहर जाता है ना, तो वहां पर आरएनए से क्या बन जाता है? प्रोटीन। तो प्रोटीन का अंदर आना और आरएनए का बाहर जाना, फिर जरूरत पड़ने पर प्रोटीन का वापस अंदर आना और आरएनए का बाहर जाना, यानी कि दोनों तरफ बाई डायरेक्शनल फ्लो ऑफ आरएनए एंड प्रोटीन, इन दोनों चीजों को कौन अलाउ कर रहा है? तो न्यूक्लियर पोर की वजह से ये जो है वो अंदर बाहर हो जा रहे हैं। फिर अपन बोलेंगे कि क्यों, क्या ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन को क्रॉस नहीं कर सकते? तो देखिए, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन को क्रॉस करना थोड़ा मुश्किल होता है। क्यों? क्योंकि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है ना, वो होती है लिपिड की बनी हुई। ठीक है, लिपिड की बाई लेयर होती है, जैसी बिल्कुल वैसी ही जैसे सेल मेम्ब्रेन होती है। तो लिपिड की अगर बाई लेयर है तो वो प्रोटीन को कैसे जाने देगी? न्यूक्लियस ने बोला डोंट वरी, मैं तुम्हारे लिए अलग से गेट ही बना देता हूँ। तो जो न्यूक्लियर पोर है वो इनके लिए स्पेशली बनाए गए हैं। उसके बाद में यहाँ पर दे रखा है कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज फॉर्म्ड बाय RER। RER क्या? यानी कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो इसने बोला कि जो न्यूक्लियस की जो मेम्ब्रेन आपको दिख रही है ना, ये किसने बनाई है? तो ये बनाई है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ने। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम तो अपन को समझ में आता है कि न्यूक्लियस से जुड़ी हुई एक सेल ऑर्गेनली है, वही एक्सटेंड होकर के क्या बना दे रही है? न्यूक्लियस की मेम्ब्रेन बना दे रही है। अब न्यूक्लियस की जो मेम्ब्रेन है, इसमें स्पेशली RER क्यों लिखा हुआ है? क्योंकि ये जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होती है ना, ये होती है न्यूक्लियस के पास में, और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होती है वो होती है न्यूक्लियस से थोड़ा दूर। अब ऐसा क्यों है वो आपको आगे जाकर के पता चलेगा। ठीक है, तो ये कुछ पॉइंट थे एनसीईआरटी के जो आपको जानना बहुत ज्यादा जरूरी था। देखो, अब अगर आप बोर्ड के स्टूडेंट हो ना, लाइक आप बोर्ड देने वाले हो इस साल, तो बोर्ड में क्या होता है कि आपको थ्योरी लिखनी पड़ती है, आपने समझ लिया, उसके बाद आपको थ्योरी भी लिखनी पड़ेगी। तो उस थ्योरी के लिए कुछ पॉइंट्स है। सबसे पहले कि डबल, जैसे कि आपके न्यूक्लियस के ऊपर ही आ गया, तो आप क्या लिखोगे न्यूक्लियस के बारे में कि भाई डबल मेम्ब्रेन सेल ऑर्गेनेली। सीधी सी बात है, ये चीज अपन को लेक्चर की शुरुआत से ही पता है कि न्यूक्लियस जो होता है वो डबली मेम्ब्रेन ऑर्गेनली होता है। उसके बाद आता है कि इट कंटेन्स जेनेटिक मटेरियल इन द फॉर्म ऑफ क्रोमोसोम और क्रोमेटिन। ये भी मैंने आपको बता दिया था लेक्चर के शुरुआत में। मतलब ये वही सारी चीजें हैं जो अपन ने बातें की है ना, वो एक जगह पर कंपाइल करके लिख दी है। उसके बाद में आता है कि डीएनए रेप्लिकेशन एंड ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस टेक्स प्लेस इनसाइड न्यूक्लियस। डीएनए रेप्लिकेशन यानी कि डीएनए से डीएनए बनना, और डीएनए ट्रांसक्रिप्शन यानी कि डीएनए से आरएनए बनना। तो जब अपन ने देखा था कि क्रोमेटिन के ऊपर क्या लगा हुआ है? न्यूक्लियोलस, और वो न्यूक्लियोलस क्या कर रहा है कि एक्टिवली आरएनए बना रहा है, यानी कि आरएनए बना रहा है। तो अगर डीएनए से कोई चीज आरएनए बन रही है ना, तो वो क्या हो जाएगा? ट्रांसक्रिप्शन हो जाएगा। तो ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस और डीएनए रेप्लिकेशन की प्रोसेस कहाँ पर होती है? न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर, यानी कि न्यूक्लियस के अंदर। और ट्रांसलेशन यानी कि उस आरएनए से प्रोटीन बनना, ये कहाँ पर हो रहा है? साइटोप्लाज्म में, यानी कि न्यूक्लियस से बाहर। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्चुअल लाइन थी जो आपको अब शायद समझ में आ गई होगी। और अगर आपको फिर भी समझ में नहीं है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, मैं कमेंट चेक कर सकती हूँ। ठीक है, उसके बाद आ जाएगा कि मैच्योर मैमेलियन आरबीसी एंड सीव ट्यूब ऑफ फ्लोएम डू नॉट कंटेन न्यूक्लियस। एक तो जो अपनी ह्यूमन बॉडी की जो आरबीसी होती है ना, उसको न्यूक्लियस की जरूरत नहीं होती। ठीक है, तो अपना न्यूक्लियस बाहर फेंक देती है, अपना न्यूक्लियस उसने बाहर फेंक दिया और वो एकदम ऐसे चपटी सी हो जाती है। चपटी, वो चपटी क्यों होती है पता है? वो बाइकॉनकेव की होती है, ताकि वो ज्यादा हीमोग्लोबिन के जो मॉलिक्यूल है ना वो अपने अंदर भर सके, ज्यादा ऑक्सीजन वो कैरी कर सके। इसलिए क्या कर सकते हैं कि भाई हटो, जिसकी जरूरत नहीं है वो हटो, तो वो न्यूक्लियस को भी उसके अंदर से बाहर फेंक देती है। तो एक तो मैमेलियन आरबीसी जो होती है वो भी कौन सी? मैच्योर वाली, उसके अंदर न्यूक्लियस नहीं होता है। और एक फ्लोएम की जो सीव ट्यूब है वो भी अपना न्यूक्लियस की बाहर फेंक देता है, क्योंकि भाई सीव ट्यूब में क्या होता है कि फ्लोएम से खाना ऊपर नीचे ले जाना होता है। अब खाना तो ज्यादा मात्रा में चाहिए ना, और वो सेल उसकी पास वाली सेल बोलती है हटा, तो इसको हटा, मैं तेरा काम कर दूंगी, जो न्यूक्लियस वाला काम है तो अपने मेरे से करवा लेना, मेरे से करवा लेना, तो बाकी पूरा रास्ता क्लियर कर ले। तो न्यूक्लियस को बाहर हटा देता है। न्यूक्लियस क्या होता है? बड़ा होता है, तो जगह जो है वो बहुत ज्यादा घेरता है, बाहर फेंक दिया।
अब ये कहानी होती है वो बॉटनी में पढ़ी जाती है, बॉटनी भी अपन ही पढ़ेंगे, बायोलॉजी का ही एक हिस्सा है, ठीक है। उसके बाद अपन पढ़ते हैं कि ये जो न्यूक्लियस है ना, इसको अपन डायरेक्टर ऑफ सेल बोलते हैं। देखो कोई भी जब मूवी बनती है ना, तो सबसे ज्यादा मूवी के अंदर जो कि हाँ भाई मूवी के अंदर चेंजेस क्या होंगे, मूवी को कैसे डिसाइड किया जाता है, मूवी की जो पूरी प्लानिंग प्लॉटिंग होती है वो सब कौन करता है, डायरेक्टर। तो उसने बोला कि सेल की जो पूरी प्लानिंग प्लॉटिंग होगी ना, वो सब कौन करेगा, न्यूक्लियस। तो डायरेक्टर ऑफ सेल कौन है, न्यूक्लियस। तो ये न्यूक्लियस की कुछ कॉमन सी बातें थी। अब अपन क्या देखेंगे, न्यूक्लियस के अंदर जो अपन ने पार्टीशन किया था ना, उसमें देखो सेल न्यूक्लियस मेम्ब्रेन तो आपको ऑलरेडी समझ में आ चुकी है। उसके बाद में न्यूक्लियोप्लाज्म में कुछ खास बात करने वाली कोई लायक ऐसी कोई तोप बात नहीं है कि उसमें मुझे अलग से बताना पड़े। न्यूक्लियोप्लाज्म में सेम कॉम्बिनेशन होता है, ठीक है। उसके बाद में अपन बात करेंगे न्यूक्लियोलस की, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट और छोटा सा प्यारा सा टॉपिक है। जनरली वो लोगों को समझ में नहीं आता है कि व्हाट इज न्यूक्लियोलस, क्या होगा ये, डेफिनेशन क्या है, कहाँ पर होता है, कैसे काम करता है, वो सब। तो चलिए चलते हैं। चलिए तो अब अपन बात करते हैं न्यूक्लियोलस की। तो न्यूक्लियोलस जो होता है ना, वो क्या होता है, वो होता है डेंस पार्ट ऑफ क्रोमेटिन वेयर आरएनए इज फॉर्म। क्रोमेटिन का वो डेंस हिस्सा जहां पर एक्टिवली आरएनए का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। मेजरली आरएनए का फॉर्मेशन होता है, और उस आरएनए में भी सबसे ज्यादा कौन सा आरएनए बनता है, आरएनए। आरएनए क्या होता है, जो राइबोसोम होता है ना, राइबोसोम जो कि नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनली है, ठीक है, नॉन, उसके ऊपर कोई भी मेम्ब्रेन बाउंड नहीं होती है। तो आरएनए को बनाने के लिए, राइबोसोम को बनाने के लिए जो आरएनए यूज होता है उसे अपन बोल देते हैं आरएनए बोले तो राइबोसोमल आरएनए। उस राइबोसोमल आरएनए का फॉर्मेशन कौन कर रहा है, तो वो कर रहा है न्यूक्लियोलस। न्यूक्लियोलस क्या है, तो क्रोमेटिन जो है ना, क्रोमेटिन जो धागा है, जो डीएनए का धागा है, उसके ऊपर का एक ऐसा हिस्सा जो कि बेसिकली क्या फॉर्मेशन कर रहा है, एक्टिवली तरीके से, मतलब एक्टिव यानी कि बहुत ज्यादा आरएनए का फॉर्मेशन कर रहा है। उस हिस्से को अपन क्या बोल देंगे, यहाँ पर न्यूक्लियोलस बोल देंगे, ठीक है। तो इट इज डेंस पार्ट ऑफ क्रोमेटिन, इट इज एक्टिव साइट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ आरएनए के फॉर्मेशन की एक्टिव साइट है। आरएनए फॉर्म्स अ राइबोसोमल यूनिट। जैसे कि राइबोसोम जो होता है ना, वो कुछ इस तरीके से होता है, ये बड़ी यूनिट, इसकी ना 2 सब यूनिट होती है, 2 यूनिट्स होती है ना राइबोसोम के, ऐसे 2 यूनिट होती है, ये और ये। अब जैसे कि ये ATS आरएनए, जैसे कि अपन यूकैरियोटिक सेल की बात कर रहे हैं ना, तो उसमें ATS टाइप का ATS टाइप का राइबोसोम होता है। ATS की 2 यूनिट होती है अगेन, 60S एंड 40S। अब यहाँ पर मैथ मत लगाना। अब तुम सोचोगे कि यार 60 और 40 तो 100 होते हैं, मैम को मैथ भी नहीं आती है। ऐसा नहीं है, वो मैथ अलग है, ये बायोलॉजी वाली मैथ है, ठीक है। बायोलॉजी वाली मैथ में क्या होता है कि 80 जो है ना, वो कैसे बनेगा, 60 + 40, 60 + 40। तो ये जो राइबोसोम की ये जो अलग अलग यूनिट्स बनी है ना, ये जो दोनों यूनिट्स है ना, इसका फॉर्मेशन कौन कर रहा है, न्यूक्लियोलस कर रहा है। कैसे कर रहा है, आरएनए का फॉर्मेशन करके। तो आरएनए फॉर्म्स द राइबोसोमल यूनिट्स। फिर आते हैं दीज राइबोसोमल यूनिट्स ट्रांसपोर्टेड टू साइटोप्लाज्म। भी जो आरएनए की ये जो यूनिट्स अपन ने बनाई है, अब जैसे कि मान लो कि ये न्यूक्लियस है, ये जो स्ट्रक्चर है ये न्यूक्लियस है। अब ये न्यूक्लियस के अंदर ये क्रोमेटिन का धागा पड़ा है, और ये जो ऑरेंज कलर का आपको दिख रहा है, ये क्या हो जाएगा, न्यूक्लियोलस, जो कि एक्टिवली क्या फॉर्म कर रहा है, आरएनए। ये आरएनए से ये क्या बन रही है, राइबोसोम की सब यूनिट्स या फिर राइबोसोम की यूनिट बन रही है। ये यूनिट क्या करेगी कि इस न्यूक्लियर पोर से बाहर चली जाएगी, यानी कि साइटोप्लाज्म में चली जाएगी। अब यहाँ बाहर क्या होता है पता है, एमआरएनए होता है, आरएनए का ही एक टाइप एमआरएनए, मैसेंजर आरएनए। इस मैसेंजर आरएनए से जब अपन को प्रोटीन बनाना होता है, तब ये राइबोसोम जो है ना, ये इससे ऐसे अटैच हो जाती है, राइबोसोमल यूनिट इससे अटैच हो जाएगी, और फिर ये फॉर्म करेगी यहाँ से क्या, प्रोटीन, ठीक है। तो ये सारी चीजें तो थी भाई अपनी अंदर वाली बातें समझते हो ना, तो बस ये अंदर वाली ही बातें थी। तो ये बातें अपन ने की, मतलब कि राइबोसोम का फॉर्मेशन करना किसका काम है, न्यूक्लियोलस का काम है। न्यूक्लियोलस कहाँ पर प्रेजेंट होता है, तो वो प्रेजेंट होता है न्यूक्लियस के अंदर। न्यूक्लियस के अंदर भी कहाँ पर, तो न्यूक्लियस के अंदर क्रोमेटिन का एक हिस्सा जो कि एक्टिवली क्या फॉर्म कर रहा है, आरएनए का फॉर्मेशन कर रहा है, उसे अपन क्या बोल देते हैं, न्यूक्लियोलस बोल देते हैं। ये एक डेंस पार्ट होता है, इसके ऊपर कोई भी मेम्ब्रेन नहीं बनी हुई है, ठीक है। फिर आता है कि ये जो पार्ट है ना, ये जो न्यूक्लियोलस है, इसको अपन राइबोसोमल फैक्ट्री भी बोल देते हैं, क्योंकि भाई राइबोसोम का फॉर्मेशन करेगा। अगर कहीं पर कपड़े बन रहे हैं तो उसको अपन क्या बोल देते हैं, कपड़े की फैक्ट्री। कहीं पर शूज बन रहे हैं तो शूज की फैक्ट्री। वैसे ही जहाँ पर राइबोसोम बन रहा है वो क्या हो जाएगी, राइबोसोमल फैक्ट्री। तो इतना हो गया। तो न्यूक्लियोलस के बारे में आई थिंक अपन ने बहुत अच्छे से डिस्कस कर लिया। फिर भी अगर आपको समझ में नहीं आए तो आप क्या करेंगे, आप मुझे कमेंट करेंगे।
ओके अब अपन बात करेंगे कि जिस क्रोमेटिन का अपन बोल रहे थे कि यार क्रोमोसोम मान लो, कभी बोल रहे डीएनए मान लो, तो अपन क्यों बोल रहे थे ऐसा, ये अपन देखेंगे कि डीएनए, क्रोमोसोम, क्रोमेटिन, न्यूक्लियोसोम, इन सब में क्या डिफरेंस होता है। सबसे पहले अगर अपन बात करें तो बेसिकली आई थिंक अगर आप 12th बायो में है या फिर आप 11th बायो में है तो इतना तो आपको पता होगा कि डीएनए क्या होता है। डीएनए जो होता है वो अपना जेनेटिक मटेरियल होता है, ह्यूमन बॉडी का जेनेटिक मटेरियल, जो कि टोटल होता है 2.2 मीटर लॉन्ग होता है। लेकिन ये 2.2 मीटर जो लंबा जेनेटिक मटेरियल है वो सिर्फ 10 से 20 माइक्रोमीटर, 10 से 20 माइक्रोमीटर की जो सेल होती है उसके अंदर कैसे समा जाता है। उस सेल के अंदर भी एक छोटा सा न्यूक्लियस होता है, उसके अंदर ये कैसे समा लेता है। ठीक है, तो वो बात तो वही देख रहे हैं अपन कि ये जो इतना लंबा 2.2 मीटर जो डीएनए है वो आखिरकार कैसे कैसे एक छोटी सी सेल के अंदर समा जा रहा है। तो ये है अपना डीएनए। क्या आपको डीएनए दिख रहा है? डीएनए की स्ट्रक्चर तो आपको पता ही होगी, और अगर नहीं भी पता है ना तो आप 12th में बहुत डिटेल से पढ़ लोगे। ठीक है, डीएनए जो है एक हिस्टोन नाम का प्रोटीन आता है कुछ इस तरीके का, हिस्टोन ऑक्टामर बोलते हैं। इस हिस्टोन प्रोटीन के ऊपर ये जो डीएनए का धागा है ना वो कुछ इस तरीके से लपेटा हुआ होता है। लाइक ये जो कैसे अलग कलर से बनाती हूँ ना ताकि आपको दिखेगा, जैसे कि मान लो कि व्हाइट कलर का क्या है, हिस्टोन प्रोटीन है, तो ये जो ग्रीन कलर का है ना ये डीएनए, ये कुछ इस तरीके से इसके ऊपर रोटेट होता है। और ये क्या होता है, यहाँ पर ऐसे बाइंडर भी लगा हुआ होता है ये इस तरफ से, तो ये ऐसे इसको बाइंड करके रखता है। ठीक है, अब अपन आगे क्या करेंगे कि ये जो डीएनए है ना ये कुछ इस तरीके से इसके ऊपर लपेटा हुआ है, किसके ऊपर, हिस्टोन प्रोटीन के ऊपर। तो अगर आपसे कोई पूछे कि क्या यूकैरियोटिक सेल के अंदर हिस्टोन प्रोटीन है, तो हम कहेंगे कि जी हाँ। फिर अपन को कहेगा कि क्या प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर हिस्टोन है, तो हम कहेंगे कि नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि वहां पर डीएनए फ्री पड़ा है भैया, और इतना लंबा डीएनए भी नहीं है जितना कि यूकैरियोटिक सेल का डीएनए होता है। तो उसको लपेटने की भी इतनी कोई खास जरूरत पड़ती नहीं है, इसलिए वहां पर हिस्टोन प्रोटीन नहीं है। हाँ, वहां पर दूसरे प्रोटीन्स होते हैं जो उसको बाइंड अप करके रखता है, लेकिन हिस्टोन प्रोटीन सिर्फ और सिर्फ कहाँ पर होता है, यूकैरियोटिक सेल के अंदर। ये हिस्टोन प्रोटीन है। अब ये जो अब ये आपको कैसा लग रहा है, क्या ये जो स्ट्रक्चर है ना ये डीएनए ऐसे लपेट कर कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर बनाएगा, कुछ लपेट कर इस तरीके का स्ट्रक्चर बना रहा है। तो ये स्ट्रक्चर आपको ऐसे नहीं लग रही है कि माला है, मोतियों की माला है, जिसमें एक धागा दिख रहा है और बीच बीच में आपको ये मोती दिख रहे हैं, है ना। तो इसको बोलते हैं बीड्स ऑन स्ट्रिंग, बीड्स ऑन स्ट्रिंग। इस पूरी स्ट्रक्चर को अपन क्या बोलते हैं पता है? इस पूरी स्ट्रक्चर को अपन बोलते हैं न्यूक्लियोसोम। क्या बोल देंगे, एक सेकेंड में यहाँ पर लिख लेती हूँ ना, न्यूक्लियोसोम। बहुत ही बकवास राइटिंग आई है बट मैनेज कर लेना, आगे मैंने अच्छे अक्षरों में लिखा हुआ है। ठीक है, ये हो जाएगा न्यूक्लियोसोम, बीड्स ऑन स्ट्रिंग स्ट्रक्चर। ठीक है, बीड्स लगे हुए हैं एक धागे पर, बिल्कुल वैसा लग रहा है। ये जो हिस्सा है ना इसी चीज को अपन क्या बोल देंगे, क्रोमेटिन। इसी चीज को अपन क्या बोल दे रहे हैं, क्रोमेटिन। और ये जो एक स्ट्रक्चर है इसको अपन बोल दे रहे हैं न्यूक्लियोसोम। ये जो बीड्स दिख रहा है अपन को स्ट्रिंग पर, इसको अपन क्या बोल देंगे, न्यूक्लियोसोम, जो लपेटा है। और ये जो पूरी स्ट्रक्चर है इसको अपन बोल देंगे क्रोमेटिन। यानी कि पूरा डीएनए कुछ इस तरीके से अरेंज हो जाता है। हो गया। इसके बाद में क्या होगा कि ये जो क्रोमेटिन वाला धागा है ना, अब मान लो कि ये धागा और कुछ इस तरीके से लपेटे खा रहा है भाई, बिल्कुल सांप है, मतलब क्या ही बोलूं, लपेटे जा रहा है। तो ये बिल्कुल कुछ इस तरीके से लपेटे खा रहा है, मतलब और ज्यादा कॉइल बन रहा है, और ज्यादा कॉइल्स बना रहा है। तो ये जो एक कॉइल बनी है ना इसकी, इस एक कॉइल में लगभग ये 6 मोती होते हैं। ऐसे कितने मोती हो जाएंगे भैया, 6 मोती हो जाएंगे। ठीक है, याद रखना है 6 मोती हो जाएंगे। ये जो स्ट्रक्चर होती है ना, ये जो पूरी स्ट्रक्चर बनी है इसको बोलते हैं सोलेनॉइड। सोलेनॉइड आपने ना फिजिक्स में पढ़ी हुई होगी, फिजिक्स में कुछ इसी तरीके का स्ट्रक्चर होता है वो ऐसे, फिर इसके ऊपर ऐसे 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 होता है, तो उसको अपन सोलेनॉइड बोल देते हैं, वायर की बनी हुई होती है ना। तो बस बिल्कुल वैसी, क्या ये आपको सोलेनॉइड जैसी नहीं लग रही है? तो एग्जैक्टली वैसी ही लग रही है, तो इसको अपन ने बोल दिया सोलेनॉइड। अब सोलेनॉइड अगर और ज्यादा घूम जाए तो क्या मैं उसे सुपर सोलेनॉइड बोल सकती हूँ? हाँ जी, बोल सकते हैं। उसके बाद में ये जो सुपर सोलेनॉइड है ना, ये और ज्यादा घूम के क्या बना देती है, क्रोमेटिड। और क्रोमेटिड की अगर 2 लोब्स हो, क्रोमेटिड जो है इसके अगर ऐसे ऐसे 2 बाजुएं बन जाए ना, तो वो हो जाएगा क्रोमोसोम। अगर क्रोमेटिड की अगर एक बाजू है तो उसे अपन क्या बोल देंगे, क्रोमेटिड। अगर 2 बाजुएं हैं तो उसको अपन बोल देंगे क्रोमोसोम। ठीक है,
अब आज 12th का टॉपिक है तो वहां पर अपन उसको बहुत डिटेल से पढ़ेंगे। जैसे कि उसमें अपन ये भी देखते हैं कि क्रोमेटिन है तो इसकी साइज कितनी है, फिर अपन देखेंगे सोलिनॉइड की साइज कितनी है, डीएनए, क्रोमोसोम, सब अलग अलग तरीके से। लेकिन यहाँ पर अपन को जितना पढ़ना है उतना अपन आगे और पढ़ेंगे। ऐसा नहीं है कि यहाँ पर खत्म हो गया है न्यूक्लियस अभी और चलेगा, तो वो अपन देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, क्योंकि अब मेरी भी लिमिट हो गई है और शायद आपकी भी। अब मैं आधे घंटे के ही लेक्चर बना पाती हूँ, ठीक है, तो ये मैक्सिमम था। तो अपन बाकी की बातें देखेंगे कल। और आपको ये लेक्चर कैसा लगा है वो मुझे आपको कमेंट बॉक्स में बताना ही बताना है। और अगर बुरा लगा है तो भी बता देना यार, मुझे बुरा नहीं लगेगा थोड़ा सा अगर आप वीडियो को देख करके लाइक नहीं करोगे तब। तो अगर आप यहाँ तक पहुंच चुके हो, अगर आपको कुछ चीजें क्लियर हुई है या कुछ चीजें क्लियर नहीं भी हुई है और आपको ऐसा लगा है कि हाँ मैं पढ़ा सकती हूँ, आई कैन बी अ टीचर, तो प्लीज यार एक लाइक कर देना। उससे मुझे ना थोड़ा सा ऐसे मोटिवेशन मिलेगा कि यस आई कैन डू, है ना। तो बाकी आपको लेक्चर कैसा लगा वो भी मुझे आप बता सकते हैं। और ये मैं खुद ही बनाती हूँ स्लाइड वगैरह, तो आप इसकी भी थोड़ी सी तारीफ कर सकते हैं, झूठी ही सही। वो बोलते हैं ना कि पल भर के लिए कोई हमें प्यार कर ले, झूठा ही सही। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय।